नमस्कार, मैं विभोर गौड़ और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। ड्रोन सुपर पावर बनेगा भारत, सरकार देगी 1950 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को और कड़ी टक्कर देने के लिए भारत सरकार ने ड्रोन सुपर पावर बनने की योजना बनाई है। इसके तहत केंद्र सरकार घरेलू ड्रोन निर्माताओं के लिए 1950 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू करेगी। इसका उद्देश्य सिर्फ स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि ड्रोन, उसके कलपुर्जों, सॉफ्टवेयर, एंटी ड्रोन सिस्टम आदि को अगले 3 वर्षों में गति प्रदान करना है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने बीते दिनों कहा था कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान ड्रोन, लोइटरिंग म्यूनिशंस और कार्मिकेज ड्रोन का काफी इस्तेमाल हुआ था। इसे देखते हुए हमें स्वदेशीकरण के प्रयासों को दोगुना करना होगा, जिससे एक बड़ा और प्रभावी सैन्य ड्रोन निर्माण इकोसिस्टम विकसित किया जा सके। फिलहाल देश में 600 से अधिक ड्रोन निर्माण और संबंधित कंपनियां हैं। सरकार का यह प्रोत्साहन पैकेज इन कंपनियों को और मजबूत करेगा, जिससे भारत न सिर्फ अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा कर पाएगा, बल्कि वैश्विक ड्रोन बाजार में भी बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगा। सरकार ने पेंशन को लेकर किया बड़ा ऐलान, 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को होगा लाभ। केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना में भी अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जैसे टैक्स लाभ मिलेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पारदर्शी, लचीले और कर कुशल विकल्पों के माध्यम से सेवानिवृत्ति सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। एनपीएस के तहत उपलब्ध टैक्स लाभ यूपीएस पर भी लागू होंगे। ये प्रावधान मौजूदा एनपीएस संरचना के साथ समानता सुनिश्चित करते हैं और यूपीएस का विकल्प लेने वाले कर्मचारियों को महत्वपूर्ण टैक्स राहत व प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। यूपीएस उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा जो एनपीएस में शामिल हैं और इस विकल्प को चुनते हैं। माना जा रहा है कि करीब 23 लाख सरकारी कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं। वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करना नहीं होगा आसान, उम्मीद पोर्टल पर दर्ज होगा पूरा ब्यौरा। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम के विभिन्न पहलुओं के संबंध में एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास नियम 2025 अधिसूचित कर दिया है। इनमें संपत्तियों का पोर्टल और डाटाबेस, लेखा परीक्षा और खातों का रखरखाव शामिल है। नियम अधिसूचित होने से उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को अपलोड और अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पोर्टल और डाटाबेस रिकॉर्ड पर आने वाली प्रत्येक वक्फ संपत्ति के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या स्वचालित रूप से जनरेट हो जाएगी। इसका उपयोग भविष्य के सभी संदर्भों और संपत्तियों की ट्रैकिंग व निगरानी के लिए किया जा सकेगा। अधिसूचित नियमों के अनुसार मुतवल्ली अपने मोबाइल नंबर और ईमेल का उपयोग कर पोर्टल और डाटाबेस पर इन्हें नामांकित करेंगे। वक्फ संपत्तियों का विवरण अपलोड करने और खातों के रखरखाव के लिए राज्य सरकारों को संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करना होगा। अगले दलाई लामा पर फैसला लेगा गादेन फोड्रंग ट्रस्ट, चीन का दखल मंजूर नहीं। तिब्बती बौद्ध धर्मगुरुओं ने 15वें दलाई लामा के पुनर्जन्म को लेकर चीन के हस्तक्षेप का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि दलाई लामा की संस्था जारी रहेगी और अगले दलाई लामा के पुनर्जन्म का निर्णय दलाई लामा कार्यालय यानी गादेन फोड्रंग ट्रस्ट ही करेगा। हालांकि धर्मगुरुओं ने यह भी कहा कि पुनर्जन्म को लेकर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी यह बाद में तय किया जाएगा। 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो उर्फ लामा थुंडुक बिल्कुल स्वस्थ हैं और वह दावा कर चुके हैं कि 130 वर्ष तक जीवित रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के महासचिव जंगचुप चोइडेन रिनपोछे ने कहा कि दलाई लामा संस्था और गादेन फोड्रंग ट्रस्ट की निरंतरता बरकरार रहेगी। पुनर्जन्म के बाद की प्रक्रिया अभी सामने आनी बाकी है। सिंक्योंग पेम्पा सेरिंग ने कहा कि चीन यदि भविष्य में किसी भी तरह से दलाई लामा के उत्तराधिकारी की नियुक्ति की कोशिश करता है तो तिब्बती समुदाय उसे स्वीकार नहीं करेगा। पाकिस्तान और रूस में बड़ी नजदीकी, मध्य एशिया को जोड़ने के लिए तैयार प्लान। रूस और पाकिस्तान के बीच की दोस्ती गहरी होती जा रही है। रूस अब मध्य एशिया से होते हुए पाकिस्तान तक रेल और सड़क नेटवर्क विकसित करने की तैयारी में है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों देशों ने मजबूत रेल और सड़क नेटवर्क स्थापित करने पर सहमति जताई है। इससे मध्य एशिया के जमीन से घिरे देशों को अरब सागर और हिंद महासागर तक सीधी पहुंच मिल सकेगी। रूस और पाकिस्तान के बीच इस दोस्ती में चीन अहम भूमिका बताई जा रही है। दरअसल पाकिस्तान लंबे समय से मध्य एशिया में पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। दूसरी ओर भारत के मध्य एशिया के देशों के साथ पहले से ही गहरे संबंध रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान अब भारत के दोस्त रूस की मदद से मध्य एशिया में पहुंचने की कोशिश कर रहा है। 835 करोड़ में 2 पार्ट में बन रही रामायण,
रणवीर कपूर को मिले 65 करोड़ रुपए। रामायण का फर्स्ट ग्लिम्प वीएफएक्स के जरिए बनाया गया है, जिसमें रणवीर कपूर भगवान राम और यश रावण के किरदार में नजर आ रहे हैं। इस रामायण का निर्देशन नितेश तिवारी कर रहे हैं। इस फिल्म के लिए दुनिया भर के प्रमुख टेक्नीशियंस को शामिल किया गया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 835 करोड़ रुपए के बजट में बन रही रामायण के 2 पार्ट के लिए रणवीर कपूर के साथ मेकर्स ने 65 करोड़ रुपए की डील की है। रामायण फिल्म को नमित मल्होत्रा के साथ रावण का रोल निभा रहे यश और इंटरनेशनल वीएफएक्स कंपनी DNEG मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। रामायण फिल्म का पहला पार्ट अगले वर्ष दिवाली और दूसरा भाग 2027 में दिवाली पर रिलीज होगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।